आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और दिल्ली से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय बाजार में हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई है, नतीजों का दौर चल रहा है। एक के बाद एक आप नंबर्स रिजल्ट्स का सिलसिला भी देख रहे हैं और जितने जितने इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सब हम आपके सामने रख भी रहे हैं। नीचे टिकर पर आप सारे के सारे नतीजे देख पा रहे हैं। अभी आईसीआई सिक्योरिटीज और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों पर नजर थी। इसके अलावा बाजार पर अगर फोकस करें, करीब 150 अंकों की मजबूती निफ्टी में पाएंगे। 23,340 के स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ निफ्टी। बैंकिंग शेयरों से अच्छा खासा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में देखिए, एक वक्त करीब 1000 अंकों की मजबूती थी और इस वक्त भी मजबूती का ट्रेंड जो है बिल्कुल कायम है। 49,373 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ। तमाम बैंकिंग शेयरों में अच्छा खासा एक्शन है, जिसके चलते हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी और साथ ही बाजार में एक तरह से सेंटिमेंट्स जो बूस्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेजर कंट्रीब्यूटर्स की भी अगर बात करेंगे तो क्लियरली बैंकिंग से जुड़े स्टॉक्स हैं जो कि इस बाजार को सबसे ज्यादा संभालने का काम कर रहे हैं। बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। निफ्टी में मजबूती, बैंक निफ्टी में मजबूती, कोटक बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, पहले 5 कंट्रीब्यूटर्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से ही जुड़े हुए। यहां से सबसे ज्यादा मजबूती का ट्रेंड कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें, अच्छे नतीजे और साथ ही ब्रोकरेज के बुलिश रिपोर्ट से जबरदस्त एक्शन, 9% की तेजी। दिन की शुरुआत से ये जो तेजी का ट्रेंड है बिल्कुल बरकरार रहा। वहीं एनर्जी शेयरों में अच्छा खासा खरीदारी का ट्रेंड है। एनटीपीसी के स्टॉक प्राइस पर फोकस है। 3% तक की मजबूती यहां पर भी देखी जा चुकी है। एनर्जी शेयरों में अच्छी खासी मजबूती, खरीदारी। इसके अलावा डिफेंस, ऑयल एंड पावर की अगर बात करें, रियल एस्टेट की अगर बात करें, सारे के सारे क्षेत्र हैं जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। बजाज ट्विंस पर भी आज नजर है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में करीब 3 से 4% की तेजी देखने को मिली है। न्यूज फ्लोज के चलते हम लगातार देख रहे हैं कि इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। नए करार से बजाज फाइनेंस का शेयर 4% भागा है। दरअसल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय एयरटेल के साथ करार किया गया। बजाज फिनसर्व भी करीब 3% की मजबूती के साथ। शिप बिल्डिंग, डिफेंस स्टॉक्स भी हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन। बीडीएल, बीईएल, एचएल, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग से रिलेटेड, यहां पर भी अच्छी मजबूती। एडवांस डिक्लाइंस में एडवांसेस का पलड़ा इस वक्त भारी और साथ ही विदेशी बाजार से संकेत भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। अच्छी खासी मजबूती के बीच इस वक्त बाजार ट्रेड तो कर रहे हैं। सवाल बड़ा ये है कि पिछले 2 हफ्तों से जो कमजोरी का रुझान था, अब ये तेजी जो है कितनी ज्यादा आगे टिकाऊ होगी? मानसी, देखने वाली चीज होगी कितनी टिकाऊ होगी। हालांकि अच्छी चीज ये है कि देखिए थोड़े से वैल्यूएशन सप्रेस थे, लोअर लेवल्स पे बाजार आके ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था और कुछ कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, जैसे कि कोटक बैंक के अच्छे नतीजे आए, विप्रो के अच्छे नतीजे आए, उन्होंने सपोर्ट देने का काम किया है। ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर को लेकर जो थोड़ी चिंताएं थी थोड़ी सी कम हुई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत हुई है और बातचीत काफ़ी हेल्दी रही, अच्छी रही है। और इसके संकेत पहले भी आने लगे थे कि शायद पहले जिस तरह का हाइप बिल्ड हुआ था ट्रेड वॉर को लेकर, शायद उस तरह की चीज़ें ना हो और वो धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। बजट से पहले हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में फाइनेंशियल में अच्छी खरीदारी आ रही है। कोटक बैंक की तरफ से आज लीडरशिप भी आई, बहुत ही शानदार नतीजे और 10% ऊपर शेयर अपने गेंस को बिल्कुल शेड नहीं कर रहा है। इसके अलावा बजट वाली जो थीम्स हैं वो क्लियरली बाजार में एक्टिव होती दिख रही हैं। डिफेंस हो गया, पावर हो गया, रेलवे शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि तेजी का दौर जारी है। और एक जो चीज़ जो बाजार को परेशान कर रही थी वो था रुपया लगातार गिर रहा था, रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 14-15 पैसे के आसपास की रिकवरी है और जो $1 का भाव है फिर से 86.5 के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। यूएस में बॉन्ड यील्ड की टेंशन थोड़ी सी घटी है, क्रूड एक रेंज में है। तो देखिए एफआईज की बिकवाली चल रही है, लेकिन कुछ कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं और जो सबसे अच्छा संकेत हमारे लिए डोमेस्टिकली जो काम करेगा वो होंगे नतीजों से जुड़े हुए। बाकी हम डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रेड वॉर को वेटेज दे सकते हैं, बट वो वेटेज कम होगा। अपने अगर हम फंडामेंटल सुधारते हैं, जैसे कि नतीजे अगर अच्छे लगातार आने शुरू होते हैं, तो आगे हम ये भी देखेंगे कि शायद एफआईज भारत में वापसी भी करें। तो आज मोस्ट ऑफ द जो क्यूज हैं, जो संकेत हैं, वो ठीक साइड पर दिख रहे हैं। इसके चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में आज तेजी है। देखते हैं कि ये तेजी आगे कितनी टिकती है। अगर नतीजे लगातार अच्छा है तो ये तेजी टिकेगी, इसमें कोई शक भी नहीं है। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। ध्वनि पटेल हैं, श्रीकांत चौहान हैं और नीलेश जैन हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज शुरुआत तो कोई बहुत खास नहीं हुई थी, वोलेटाइल ट्रेड था शुरुआत में, लेकिन बाजार ने उसके बाद रफ्तार दिखाई है और उसमें बैंकिंग दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनका भी सपोर्ट है। श्रीकांत जी, किस तरह से देख रहे हैं? 23,350 के आसपास है निफ्टी। क्या तेजी का ट्रेड लेना है या फिर 23,400 पार हो जाने दे तो जाकर व्यू थोड़ा सा स्टैब्लिश हो पाएगा?
या गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और गुड आफ्टरनून मानसी। तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर आप देखें तो वीकली बेसिस पे जो मार्केट ने टेक्निकल फॉर्मेशन बनाया है वो काफी क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक मार्केट ने पॉज लिया है, यानी कि जो एक बड़ा फॉल हमने देखा था 24,200 से लेकर ऑलमोस्ट 23,000 तक, जो एक वर्टिकल फॉल आया था और वीकली बेसिस पे भी काफी बड़ा जो डैमेज आया था, उसका मुझे लगता है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा पॉज लिया है और अभी यहाँ से इस मार्केट में एक वापस से रिबाउंड आने की कोशिश हो रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्टिविटी देखी तो प्रीवियस वीक में कई सारे स्टॉक्स ने काफी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है। इंडेक्स वैसे देखा जाए तो पॉज था, इंडेक्स में बड़ी एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन स्टॉक्स में एक्टिविटी आ चुकी थी और आज हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी अच्छी देख रहे हैं। हमें लगता है कि मार्केट में यस नो डाउट 23,400 के करीब एक बड़ा कॉल राइटिंग खड़ा है, तो वो निकलना जरूरी है। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट इन 23,400 के लेवल्स को क्रॉस कर लेगा और हम शायद आने वाले दिनों में एक बार 24,000 तक भी जा सकते हैं। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है और 23,200 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखें। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने के लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अलग अलग मेहमानों से कुछ ट्रेड भी ले लेते हैं। नीलेश भाई आपसे शुरू करते हैं, आपके ट्रेडिंग कॉल्स। आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए मार्केट में हम यहाँ से एक फॉलोअप मूव ऑन द बैक ऑफ पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो इसीलिए दोनों खरीदारी वाले ट्रेड हैं। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी फार्मा स्पेस में से बायोकॉन। इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी बेहतरीन सेटअप है, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, 6% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है। साथ ही साथ टेक्निकल फ्रंट पे एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। एक लंबा कंसोलिडेशन जो हमने यहाँ पे देखा था, उसके साथ ही साथ 52 वीक हाई पर काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो करंट लेवल पर बायोकॉन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ पर 421 के टारगेट होंगे, 391 का स्टॉप लॉस होगा। एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे बायोकॉन में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये जो पुल बैक हम देख रहे हैं एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है 2490 तक। स्टॉप लॉस रखना होगा 2371 का और ग्रासिम में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। की आवाज बढ़ा, धोनी पटेल से भी उनके ट्रेड जरा समझ लेते हैं। नीलेश भाई ने अपने ट्रेड बता दिए और मेरे को अच्छा लगा ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी दिनों बाद देख के जो नीलेश ने आपको ट्रेड दिया है, और मेरे को भी ऐसा लगता है कि कोर इकोनॉमी के अंदर के जो शेयर्स हैं वो वापस बढ़ते हुए दिखेंगे। आज सुबह भी एक एक्सपर्ट्स कोल इंडिया के बारे में जिक्र कर रहे थे, फिर उन्होंने हिंडाल को बताया, अब ग्रासिम आ रहा है। अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें वापस देखते हुए मार्केट में। धोनी आपके शेयर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मेरी तरफ से दो काउंटर्स रहेंगे। पहला जो यहाँ पर है वो सेल का ट्रेड है, दूसरा बाय का ट्रेड है। डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है, बट जहां पर नेगेटिव ट्रेंड है उन स्टॉक्स के अंदर जो गिरावट है वो यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू हो रही है। जैसे कि डीमार्ट का काउंटर है वो मेरे रडार पे है ऑन द सेल साइड। डीमार्ट का अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक टॉप फॉर्मेशन हुई, उसके बाद वापस से जो स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला। करंट लेवल से आप इसको सेल करें, नीचे की तरफ जो टारगेट है वो 3470 का और स्टॉप लॉस जो लगा के रखना है 3650 का लगा के रखना है। दूसरा बाय साइड पे मुझे काउंटर जो पसंद आ रहा है वो है बीईएल का। ओवरऑल डिफेंसिव के अंदर आज काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और सेक्टर भी पॉजिटिव साइड पे है। करंट लेवल से आप इसको बाय करें, ऊपर की तरफ 297 तक के अपमूव इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 283 का लगाना है। ठीक है, श्रीकांत भाई आपके पास कोई ट्रेड हो? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि दो स्टॉक्स ऐसे हैं कि जहाँ पे कुछ तेजी बन सकती है। वेरी फर्स्ट मुझे लगता है कि पावर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा खरीदारी का रुझान बना हुआ है। यहाँ पे आरईसी लिमिटेड, ये एक स्टॉक ऐसा है 495 492 के करीब ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। हमें लगता है कि इसमें जो रैली आएगी वो कम से कम 515 से लेकर 530 तक इस स्टॉक को लेके जा सकती है और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 484। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर किसी स्टॉक में ध्यान देना है तो वो है ओएनजीसी।
और ओएनजीसी में अगर आप देखें तो वैसे कई सारे फंडामेंटल फैक्टर्स भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, बट साथ ही साथ टेक्निकल फॉर्मेशन को देखें तो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश हुई है और एवरी स्विंग हाई के ऊपर बड़े वॉल्यूम मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आ रहे हैं। करंट लेवल से ओएनजीसी को भी लॉन्ग करें 270 के करीब, 264 का स्टॉप लॉस रखें और जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो 283 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। 83 तक के लक्ष्य ओएनजीसी में यहाँ से नजर आ सकते हैं। 1.25% की तेजी भी है और इसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस लगभग हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स की जो हैं वो खरीदारी की तरफ ही इशारा कर रही है। क्लियरली मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं और इन बेहतर सेंटिमेंट्स में आपको किस तरह से सबसे बढ़िया रणनीति अपनानी है, इसी पर हमारा और हमारे एक्सपर्ट्स का फोकस है। आइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और खबरों के दम पर रिजल्ट्स के चलते कौन से एक्शन वाले स्टॉक्स है इस पर भी एक नजर डालते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अभी थोड़ी देर पहले कंपनी के नतीजे आए ऑन द फेस ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। गुड आफ्टरनून ध्वनि, स्टॉक में एक रिएक्शन भी है, 3.25% की तेजी। नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा हो चाहे फिर मुनाफे के फ्रंट पर डेटा पॉजिटिव नजर आ रहे थे जब नतीजे फ्लैश हो रहे थे। 3.25% की तेजी पर टेक्निकली स्टॉक कैसा लग रहा है? आफ्टरनून मानसी, डेफिनेटली यहाँ पर इसका जो डेली चार्ट स्ट्रक्चर है वहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक नेगेटिव यहाँ पे मोमेंटम था वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला। इसके अंदर जो खरीदारी के भाव है तो जैसे ही 56 रुपए 56 रुपए के ऊपर यहाँ पे भाव ऊपर की तरफ चलता है तो वहां पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। डेफिनेटली नतीजों के चलते हुए इसके अंदर एक जो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है, बट कंफर्टेबल लेवल इसका बनता है 56.5 रुपए के ऊपर यहाँ पे बाय करना। उसके बाद आप जो है वो 61 से 61.5 रुपए का इसके अंदर भाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उन लेवल्स पे जो नीचे की तरफ मेंटेन करके रखना रहेगा, तो यहाँ पर नीचे की तरफ में 53 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। सेंट्रल बैंक रिजल्ट का एक इम्पैक्ट है और इस पर एक टेक्निकल नजरिया हमारी एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए। लेकिन बजट डिक्लेयर होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। आज 20 जनवरी है और 1 फरवरी को बजट डिक्लेयर होता हुआ दिखेगा। उससे ठीक पहले बजट से जुड़ी अहम जानकारी, अहम खबरें और एक्सक्लूसिव्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि बजट से पहले कौन से सेक्टर्स पर फोकस होना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिस पर विस्तार से कुछ अनाउंसमेंट्स निकल कर आ सकती हैं। ऐसी एक एक्सक्लूसिव जानने का वक्त है। सरकार बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। खासकर पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी के लिए होम लोन की ऊपरी सीमा बढ़ाई जा सकती है। क्या है ये पूरी खबर? इससे जुड़ी सारी डिटेल्स लेकर प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, आगामी बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार न्यू हाउसिंग स्कीम के तहत जो क्राइटेरिया है उसको ज़्यादा विस्तार रूप दे सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको इसका बेनिफिट हो। सूत्र हमें बता रहे हैं कि न्यू हाउसिंग स्कीम के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट लेने की जो क्राइटेरिया है उसमें और ज़्यादा रिलैक्सेशन सरकार दे सकती है। खासकर होम लोन की जो क्राइटेरिया है जो कि 25 लाख है, जिसका अपर लिमिट है, उसको बढ़ाया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स है अफोर्डेबल सेगमेंट में उनको इसका फ़ायदा हो। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने न्यू हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था पिछले बजट में, खासकर जो अर्बन पुअर हैं उनको ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए अब इसको और ज़्यादा विस्तार रूप दिया जा सकता है ताकि अफोर्डेबल सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो नए घर खरीद पाएँ। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि पीएम आवास योजना रूरल और पीएम आवास योजना अर्बन के तहत जो ओवरऑल एलोकेशन है बजट का, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। करीब 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जाहिर तौर पे अफोर्डेबल सेगमेंट में काफ़ी फ़ायदा होगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि राज्यों की तरफ से पीएम आवास योजना रूरल और अर्बन के लिए काफ़ी डिमांड्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हाउसिंग मिनिस्ट्री ने कंप्लायंस रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उसमें रिलैक्सेशन की मांग की है। उससे संबंधित भी अनाउंसमेंट हम देख सकते हैं। और जो इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल्स है ओवरऑल हाउसिंग सेल्स में देखें तो वो घटकर 18% तक आ गई है। ये चिंता का विषय है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ अहम अनाउंसमेंट की संभावना है।
बिल्कुल प्रकाश, ये इम्पॉर्टेंट अहम जानकारी हमें बताने के लिए आपका शुक्रिया। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में बजट पर इन पर्टिकुलर फोकस रहेगा और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी निकल कर आ सकते हैं। हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट की अगर बात करें, आज के सत्र में भी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला है। आज हमारी बिग बोल्ड ब्रोकरेज के सेगमेंट में भी मैक्रोटेक डेवलपर्स का जिक्र हमने किया था, जिस पर एक ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उसी के बाद स्टॉक में मूवमेंट भी देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए। नीलेश, गुड आफ्टरनून। आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त भी देखें तो मैक्रोटेक लोढ़ा में करीब 3-3.5% की तेजी, और सिर्फ यही नहीं, रियल एस्टेट सेक्टर पर अगर आपके पसंदीदा प्लेयर्स हैं और आपकी कोई कॉल बन रही है तो बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू मानसी। बिल्कुल, देखिए रियलिटी इंडेक्स में एक उछाल देख रहे हैं और ये जो पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से एक्सटेंड होना चाहिए टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 980 से 1000। तो इस पुल बैक में कुछ चुनिंदा स्टॉक जो हमारे डार पर है, सबसे पहले डीएलएफ, ये हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पे ऊपरी स्तर पर 785 से 800 तक का पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा 745 का। तो 745 के स्टॉप लॉस से अगर थोड़ी सी डिप मिले या फिर करंट लेवल पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा लोधा इस पर्टिकुलर काउंटर में भी हमें काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तर पर जो इसका 200 मूविंग एवरेज है, जो कि है 1290 के आसपास, तो एटलीस्ट करंट लेवल से एक पुल बैक 1250 से 1290 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1175 के स्टॉप लॉस से लोधा में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, लोढ़ा में भी और तेजी यहाँ से होने की उम्मीद है। 3.5% ऑलरेडी ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। वायदा की एक और शेयर पर नजर डालेंगे और वो शेयर है यूनाइटेड ब्रीवरीज, यूबीएल। करीब 6% के आसपास का उछाल है और ये उछाल इस वजह से आया क्योंकि जो कंपनी है बियर की सप्लाई रिज्यूम कर रही है तेलंगाना बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि TGBCL को, और उसके चलते उछाल बना है। 2000 रुपए के ऊपर फिर से जाके ये शेयर कारोबार कर रहा है। ये तेजी श्रीकांत जी, आपको क्या लगता है कितनी सस्टेनेबल होगी और टारगेट्स क्या देख रहे हैं शेयर में आप यहां से? यहाँ पे जो एक गिरावट बनी थी वो इसी पर्टिकुलर न्यूज फ्लो के पीछे बनी थी और उसके बाद इसमें जो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे 1900 करीब के, उन्हीं लेवल्स के करीब ये स्टॉक स्टेबलाइज होते हुए भी दिखा है। तो हमें लगता है कि वैसे स्टॉक थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि इसका ट्रेंड अपसाइड का ही है और ये स्टॉक वापस से 2200-2250 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो मैं कहूंगा कि जैसे आज वॉल्यूम्स हुए हैं, इन लेवल्स पे भी अगर एक इन्वेस्टमेंट का व्यू हो तो करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है, और अगर कोई ट्रेडिंग व्यू अगर बनाना हो और उसके बेसिस पे अगर लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन का इंतजार करें। तकरीबन 2020-2000 के करीब इसे खरीदा जा सकता है और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे वो 1950 का रखेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बिल्कुल करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है। ठीक है, ट्रेड भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 2250 तक जाने का दमखम है इस शेयर में, यूनाइटेड ब्रूवरीज में। लेकिन चलिए 2:45 से ज्यादा हो गए हैं, वक्त हो गया है आपके लिए एक ऑप्शन का बढ़िया ट्रेड बताने का, ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं। ओशो, बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत है 89 स्वदेश पर। बताइए क्या ट्रेड आपने खोजा है ऑप्शंस में? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। जी देखिए, आज जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो बायोकॉन में बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अभी 400 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है बायोकॉन। सो बायोकॉन के 405 के कॉल ऑप्शन को बाई करने की सलाह है। करंट लेवल्स पे 9.5 के आसपास चल रहा है, 9 से 9.5 के बीच में बाई करें बायोकॉन के 405 के कॉल स्ट्राइक को। अप्रोक्सीमेटली 6.5 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है कि 14 रुपए तक का टारगेट इस काउंटर में देखने को मिल जाएगा। सो ये ट्रेड सेटअप का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो नियरली, अगर लॉस होता है तो नियरली 62.50 का अप्रोक्सीमेटली लॉस होने के संभावना रहेंगे, बट अगर प्रॉफिट आता है, टारगेट अचीव होता है, तो 12,500 तक के टारगेट हमें प्रॉफिट साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बायोकॉन लगातार एक्शन में है, 400 रुपए के ऊपर ये निकल गया है।
पिछले हफ्ते खबर आई थी इनकी मलेशिया यूनिट को लेकर, जिसको यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिली थी। उसके बाद लगातार हम इसमें बाइंग देख रहे हैं और 400 रुपए के ऊपर के टारगेट्स भी आए थे ब्रोकरेजेस की तरफ से। 405 वाली कॉल खरीदनी है, 8.5 से 9 रुपए के बीच आपको मिलेगी। लक्ष्य 14 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाना है 6.5 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 12,500, अधिकतम नुकसान 6,250 का, यानी कि ठीक उसका आधा। ओशो, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। इस बीच आईडीबीआई बैंक के नंबर्स आ गए हैं आपको ये स्क्रीन पर। तीसरी तिमाही में मुनाफा में 30% का उछाल है। पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि आजकल बहुत ही की मैट्रिक्स हो गया है जज करने का बैंकों के नतीजों को, उसमें भी हम बढ़त देख रहे हैं। हालांकि शेयर में 1% के आसपास की तेजी है। एनआईआई यानी कि ब्याज से आय में 23% का उछाल है। पिछले हफ्ते आईडीबीआई बैंक में भी हमने तेजी बनते देखी थी, क्योंकि डाइवेस्टमेंट को लेकर खबर आई थी कि सरकार बजट में कुछ पूंजी डालने का बैंकों में ऐलान कर सकती है, और इसके चलते हमने देखा था कि शेयर दौड़े थे मिड कैप बैंकिंग वाले ज़्यादातर। आईडीबीआई बैंक पर ध्वनि, आपसे एक व्यू चाहिए। 85 के आसपास के प्राइसेस फिलहाल हैं, और हमने देखा है कि लोअर लेवल से 65 रुपए से चलते चलते भी शेयर 85 रुपए का हो गया है। तेजी ये बनी रहेगी शेयर में? यहाँ पे अभिषेक जी डेफिनेटली इसके अंदर जो तेजी है वो बनी रह सकती है। ऊपर की तरफ 87 से 88 के लेवल्स जो है वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, ऊपर की तरफ क्रॉस करना। इन लेवल्स को अगर ऊपर क्रॉस करता है तो वापस से स्टॉक यहाँ पे 92 के लेवल्स को रिविजिट कर सकता है। जिनकी ऑलरेडी पोजिशंस है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन लेवल्स के पर फ्रेश पोजिशंस में रेकमेंड नहीं करूंगी। ठीक है, नई पोजीशन नहीं लेनी है। जिनके पास है वो चाहे तो बने रह सकते हैं। तेजी यहां पर कायम रहने की उम्मीद है। शेयर चला बहुत है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए जो मिड कैप साइज के जो बैंक्स हैं। एनपीए थोड़े से घटे हैं, एसेट क्वालिटी हल्की सी इंप्रूव हुई है 0.11%, यानी कि 11-12 बेसिस पॉइंट के आसपास। आज अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छे दिखेंगे, थैंक्स टू कोटक जिसने सुबह बढ़िया मूवमेंट, अच्छी प्रदर्शन दी है। मयूरेश जोशी भी अब हमारे पैनल का हिस्सा है। उनसे एक बार जरा बैंकिंग स्टॉक्स या बैंकिंग की आज की परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। मनीष भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अभी तक जितने भी नंबर्स आए हैं, मैंने हालांकि ज़्यादा नंबर्स नहीं देखे, बट जितने भी नंबर्स आए हैं और टिपिकली बैंक्स के, ऐसी कहीं कोई निराशा वगैरह तो नहीं दिख रही है सर, ना ही कहीं ऐसी कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। और मेरे को लग रहा है कि बजट के अंदर अगर दो चीज़ें अच्छी हो जाए, थोड़ा सा टैक्स में कमी हो जाए, थोड़ा सा कंजम्पशन को वापस बूस्टअप हो जाए, काम बन जाएगा बैंक्स का। आप मानते सर ऐसा? आफ्टरनून नितिन जी, नहीं हमारे हिसाब से आई थिंक बैंक्स एज अ सेगमेंट और सेक्टर बढ़िया करना चाहिए अगले कुछ तिमाहियों तक। पिछले तिमाही में भी जब थोड़े डाउट्स आए हुए थे पूरे सिस्टम के ऊपर कि एसेट क्वालिटी प्रेशर शायद उभर कर आएंगे, शायद निम्स में और ज्यादा कंप्रेशन हो सकता है, और इसकी वजह से आई थिंक जो बॉटम लाइन ग्रोथ है ये शायद निराशजनक हो सकती है। ऐसा कोई पिछले क्वार्टर में भी हुआ नहीं। और जैसे आई थिंक पिछले 2 महीने का एक डेटा रहा है जहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ है, आउटपेस क्रेडिट ग्रोथ, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है बैंकिंग सेक्टर के लिए डिपॉजिट ग्रोथ को लेके, ये नॉर्मलाइज होने की पूरी क्षमता है। दूसरा आप देखें जो कोर पैरामीटर्स हम देखते हैं, एसेट क्वालिटी हो, प्रोविजनिंग हो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज हो, एनुअलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट टू इनकम रेशियोज हो, या एनुअलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट हो, ये सारे पहलुओं पर बैंक शायद उत्तर प्रदेश कर रही है। वैल्यूएशन भी बहुत महंगे नहीं है, और इसलिए जब हम सेक्टर की पोजीशनिंग देखते हैं, ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, जो हमारे कैंसलिंग के सारे पहलू हैं, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स प्रोबेबली क्वालिफाइज। अभी इसमें थोड़ा सिलेक्टिव रहना जरूर पड़ेगा, क्योंकि कांट बाय एवरीथिंग विद इन दिस सेक्टर इटसेल्फ। तो लार्ज कैप्स में आई थिंक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में आईसीआईसीआई बैंक, इसकी ईपीएस रेटिंग बहुत शानदार है, अर्निंग्स मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। विद इन पब्लिक स्पेसेस, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है ऑन द सेम पैरामीटर्स इटसेल्फ। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में करूर वैश्य बैंक, ये हमारी टॉपिक है। फंडामेंटल टेक इस वक्त बैंक्स एंड फाइनेंशियल स्पेस पर, चाहे सरकारी बैंक हो या निजी बैंक क्षेत्र हो, इस वक्त हम अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर देख रहे हैं। ये बैंकिंग की ही बदौलत है कि इस वक्त मार्केट में मजबूती का ट्रेंड नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में हमने करीब 800 से लेकर 1000 अंकों तक की मजबूती देखी और इस वक्त भी बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्म करता हुआ। लेकिन बैंकिंग प्लेयर्स में भी जो बड़ी बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, मजबूत तिमाही नतीजे आए और उसके बाद ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट आए, जिसके दम पर कोटक महिंद्रा बैंक में करीब 9% की तेजी। देखिए, दिन की शुरुआत से तेजी का ट्रेंड एक तरफा जारी रहा। तो कैसे रहे नंबर्स और साथ ही कौन सी थी वो बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिसका सहारा और मिलता दिखा, ये सारी की सारी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गौरव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए।
जी हाँ, अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो काफ़ी अच्छे नतीजे जो है इस बैंक की तरफ से हमें थर्ड क्वार्टर में देखने को मिले थे। सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नंबर्स देखने को मिला, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे 10% का ग्रोथ और पीपीओपी में 14% का ग्रोथ देखने को मिला। इसी के साथ साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी 10% का ग्रोथ देखने को मिला। बट नंबर्स के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आज हमने देखी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी कोटक महिंद्रा बैंक में हो रही है। और इसमें सबसे पहले आता है अगर हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, अगर हम बात करें इस रेशियो की तो जैसे हमने देखा है इंडस्ट्री वाइड ये जो रेशियो है वो कहीं पे प्रेशर में है। बट अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कहीं पे 2 बेसिस पॉइंट का एक सुधार जो है इस रेशियो में हमें देखने को मिला था। अभी 4.93 पे था। कंसेंसस का भी अगर माने तो उनका भी मानना ये था कि कहीं पे कोटक महिंद्रा बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिल सकता है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव जो सरप्राइज है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से हमें देखने को मिला। दूसरा पॉइंट था जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे सुधार देखने को मिला। अगर हम बात करें फ्रेश स्लिपेजेस की तो वहाँ पे 12% का एक सीक्वेंशियल डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला था। अगर हम ओवरऑल कमेंट्री की भी बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री बैंक की तरफ से देखने को मिली। उनका मानना यह है कि कहीं पे अनसिक्योर्ड और एमएफआई में जो कि ऐसे कुछ स्ट्रेस जो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वैसे नहीं देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की तो वहाँ पे भी 0.68% पे था ये क्रेडिट कॉस्ट। और इसके चलते हुए कहीं पे एक अच्छा प्रदर्शन इस माहौल में जहाँ पे बैंक्स पे प्रेशर बना है उसमें देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ब्रोकरेज की तो उन्होंने भी कहीं पे ऐसे एस्टिमेट किया है कि आगे जाके ये जो ईपीएस है उसमें लगभग 2 to 10% का ग्रोथ जो है हमें अगले 2 सालों में देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए कहीं पे एक बुलिश स्टांस जो है काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने ऐसे ही बरकरार रखा था। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल तो उन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर 2100 रुपये का दिया था। नोमुरा की बात करें तो 2110 रुपीज़ का एक लक्ष्य उन्होंने टारगेट दिया है। बर्नस्टीन की अगर बात करें तो उन्होंने हालांकि मार्केट परफॉर्म करके 1950 रुपीज़ का टारगेट किया है। बट अगर हम कमेंट्री की बात करें बर्नस्टीन की तरफ से तो वो भी कहीं पे पॉजिटिव रही थी। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से भी ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू जो है बैंक की तरफ देखने को मिला। और इस माहौल में जहाँ पे हर एक बैंक जो है एसेट क्वालिटी को लेकर स्ट्रेस में है उस माहौल में जहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया उसके चलते हुए आज के दिन में काफ़ी अच्छा ऑप्टिमिज्म जो है हमें शेयर प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 9.5% से ज़्यादा ऊपर है कोटक महिंद्रा बैंक। और इसी सब के मतलब ये जो 2 पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके चलते हुए इस बैंक पे आगे नज़र रखना भी ज़रूरी रहेगा क्योंकि ऐसे टफ एनवायरनमेंट में अगर ये बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो आगे जाके एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो वहाँ पर भी बैंक का प्रदर्शन ऐसे ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्टिमिज्म जो है शेयर प्राइस में भी नजर आ रहा है। ऑप्टिमिज्म पूरे के पूरे सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है और अच्छे नतीजों और क्वार्टरली अपडेट्स के दम पर हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए होते हुए। लेकिन माइक्रो फाइनेंस स्पेस से जुड़ा एक काउंटर और स्मॉल कैप सेगमेंट से जुड़ा काउंटर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसे पुल अप करना चाहिए। तिमाही नतीजे अच्छे दिए हैं और इस वक्त भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स ही मिलेंगे। ऑन अ कैगर बेसिस पिछले 5 सालों में सालाना आधार पर 35% तक के रिटर्न्स, गुड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। इस पर नीलेश एक राय आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आज के सत्र में करीब 9% का इजाफा 96 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, देखिए मानसी जी, काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे पिछले 2-3 महीनों में हमें देखने को मिला है। काउंटर ने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है 850 880 की जोन में। और आज का ये जो उछाल हम देख रहे हैं वहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें 1050 1080 तक का देखने को मिल जाए। बट इन लेवलों पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। अगर ऑलरेडी अगर लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करके चल सकते हैं। 900 रुपए के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है तो आइडियली 900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। एंड ऊपरी स्तर पर 1100 तक की अक्सर हम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आइडियली 960 के आसपास इसे खरीदारी करके चल सकते हैं। 900 के स्टॉप लॉस से 1080 और 1120 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो चलिए ये एक राय आपको मिलती हुई क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के लिए। एनर्जी शेयर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। 5 दिनों में एनटीपीसी का स्टॉक श्रीकांत जी करीब 12% दौड़ गया है। पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो रिफाइनिंग काउंटर्स पर भी नजर है, यहाँ पर भी मजबूती का ट्रेंड। इन स्टॉक्स में से कोई पॉजिटिव स्ट्रेंथ या कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो आपके रेडार पर भी आया हो? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि एनटीपीसी, टाटा पावर, आरईसी, पीएफसी, इनफैक्ट आईओसी, बीपीसीएल सभी में एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और सभी में एक्टिविटी हमें अपवर्ड देखने मिल रही है। लेकिन करंट लेवल से जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर देखना है तो मुझे इन लेवल्स पे आरईसी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मुझे लगता है जिसको मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया है
बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भी स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है, 130 के करीब ट्रेड कर रहा है। 127 का स्टॉप लॉस इसमें रख के चल सकते हैं, क्योंकि इसका अगर आप वीकली टेक्निकल फॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्लियरली एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, और करंट लेवल से अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 140 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। करंट लेवल से आईओसी को भी लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, आईओसी को भी लॉन्ग किया जाता है करंट लेवल से, ऐसा मानना है श्रीकांत जी का। ध्वनि, फटाफट एक व्यू जरा आपने एसबीआई पर दीजिए। 780 रुपए के आसपास का भाव है और धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि ये शेयर 725 रुपए तक फिसला, वहां से 50 रुपए के आसपास की रिकवरी आ गई है। नीलेश जी, आप ही व्यू दीजिए इस पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लेवल ठीक है लॉन्ग करने के लिए? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए पीएसयू बैंक्स एज अ होल काफी अच्छा लग रहा है, निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमने देखा है। तो इस पर्टिकुलर स्पेस में से हमारी चुनिंदा पसंदीदा स्टॉक जो है वो है एसबीआई, और एसबीआई में हम यहाँ से फर्दर मोमेंटम टुवर्ड्स 800 और 820 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस 815 820 के जोन में है, तो एटलीस्ट करंट लेवल से अनदर 4 to 5% का मूव हमें एक्सपेक्ट हम करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 760 का शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से, और जनवरी सीरीज की एक्सपायरी के लिहाज से इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पीएसयू स्टॉक्स जो हमारे डाल पर है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पर भी हमने खरीदारी की सलाह दी है, यहाँ पर भी अपसाइड 104 और 106 तक की एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 98.5 के स्टॉप लॉस से कैन बैंक को भी ऐड करके चल सकते हैं। ठीक है, एसबीआई 6 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे, थोड़े से देर से आएंगे एसबीआई, और उसके पहले हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। केनरा बैंक पर भी फोकस है नीलेश जी का। इस बीच जोमेटो के भी नंबर्स का इंतजार था। फिनटेक की कई सारी कंपनीज नतीजे आने थे, इसमें कि पेटीएम के आ गए हैं नंबर्स, जोमेटो के नंबर अभी भी आए हैं। मुनाफा 59 करोड़ रुपए पर आया है और ये घटा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 138 करोड़ रुपए से घट के 59 करोड़ रुपए का ये फिगर आया है। नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रेशर था, तो अनुमान जो भी थे, स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन जो भी थे, उससे थोड़े से कमजोर नंबर्स। हालांकि जोमेटो के भाव को हमने देखा कि लोअर लेवल पर बाइंग जोमेटो में भी लौटी थी, 250 रुपए के आसपास 225 रुपए तक गिरा, वहां से पर से 250 रुपए तक की जर्नी तय की थी जोमेटो ने। 66.5% मुनाफा इसका घटा है और 59 करोड़ रुपए रह गया है। थोड़ी सी निराशाजनक। देखते हैं कि आय वगैरह के फिगर किस तरह के आते हैं, मार्जिन कैसे रहते हैं। लेकिन इस पर एक राय आपसे मयूरेश जी चाहिए, जोमेटो गिरावट पर खरीदना है या फिर अब जो खबरें चल रही हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, कंपनीज को डिस्काउंट ज्यादा ऑफर करना पड़ रहा है कंपटीशन का सामना करने के लिए, वो चिंताएं रहेंगी इस शेयर के लिए? दोनों पहलू है। पहली चीज, आई थिंक कंपटीशन के मद्देनजर क्या प्राइसिंग में डिफरेंस मिलेगी, स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म फीस को लेके, आई थिंक ये देखना बहुत लाजमी होगा। बट मेरे खुद के अनुमान में अगर आप कंपटीशन देखें एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, अमेज़न हो, रिलायंस रिटेल हो, डीमार्ट हो, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये आई थिंक एक सर्टेन ज्योग्राफी सेंट्रिक रह सकते हैं। इवन फॉर अमेज़न एंड रिलायंस, आई थिंक ये पायलट प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं। रिलायंस रिटेल इज ऑलरेडी रनिंग अ पायलट प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे विल नॉट गो ऑन अ बिग स्केल, क्योंकि बिग स्केल में जाना यानी कैश बर्न करना है, एंड दीज कंपनीज हैव वेरी वेल सीन दैट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। काफी समय लगता है लॉसेस रिकू करने के लिए, ये बिजनेस मॉडल सेट करने के लिए काफी समय लगता है। डार्क स्टोर्स, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, एंड इट टेक्स रियली लॉन्ग टाइम टू प्रॉब्ली एस्टैब्लिश योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नए प्लेयर जरूर आ सकते हैं, बट पूरे स्केल में आना थोड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा, आई थिंक स्पेसिफिकली इन लाइंस ऑफ बिजनेसेस, क्विक कॉमर्स हैज स्टार्टेड डूइंग वेल फॉर जोमेटो। हाइपर प्योर कैसे लॉसेस रिस्ट्रिक्ट करता है, ये देखना लाजमी होगा। और फूड डिलीवरी बिजनेस में क्या मार्जिन एक्सपेंशन होते हैं, क्या स्टैग्नेशन देखने मिलता है, ये देखना बहुत लाजमी है बिजनेस के लिए। क्योंकि जब तक आई थिंक ये सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, नाउ द स्ट्रीट विल लाइक टू सी एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है, इज देयर अ मार्जिनल एक्सपेंशन और अ स्ट्रेटेजिक वे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन हैपनिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेसेस, जो ये बिजनेसेस को अलग तरीके से रीरेट कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो ये सारे पहलू समझना बहुत जरूरी है क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री। नहीं, बहुत ही बारीकी से एनालिसिस किया मयूरेश जी ने इस पूरे स्पेस का। और जोमेटो हम देख रहे हैं कि हर पैरामीटर पर नतीजे फिलहाल कमजोर दिख रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो
या फिर एबिटा हो यानी कामकाजी मुनाफा हो, वहाँ पर भी डेंट है। आय ज़रूर 12.5% घटी है, लेकिन जो मार्जिन की उम्मीद थी कंपनी से, वो मार्जिन के मोर्चे पर काफ़ी ज़्यादा निराशा हासिल हुई। और जो चर्चाएं चल रही थी कि क्या कंपटीशन के चक्कर में प्राइसिंग पे डेंट लगेगा, क्या मार्जिन सप्रेस होंगे, वो आंकड़ों में दिख रहा है। क्योंकि उम्मीदें थी कि 5% के आसपास का मार्जिन आएगा, कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं शायद 3% के आसपास के मार्जिन। एक बार डेटा, जी हाँ बिल्कुल, 4.7% से घटकर 3%, तो ये 1.25%, ये बड़ा इसमें कट है मार्जिन में, और ये चीज़ निश्चित तौर पर परेशान करेगी। तो चले हुए शेयर है जोमेटो, हमने देखा था 300 रुपये के ऊपर के भाव गए थे, लेकिन ये टेंशन ज़रूर इसको होगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। अमेज़ॉन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे प्लेयर भी क्विक कॉमर्स में बढ़ रहे हैं। जेप्टो एक और प्रमुख प्लेयर है। डीमार्ट ने भी थोड़ा सा अपना क्विक कॉमर्स को लेकर, ऑनलाइन को लेकर अपना पेनिट्रेशन मजबूत करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे स्पेस में, स्पेस ठीक है, ग्रो करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको बिजनेस में देखना होगा कि कितने वो प्रॉफिट जनरेट करने और किस मार्जिन पर कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें थोड़ी सी नकारात्मक होती हुई जरूर दिख रही हैं। जोमेटो थोड़े से कमजोर नंबर से रिपोर्ट किए फिलहाल, लेकिन एक ट्रिगर बाजार के लिए आज रात को भी आएगा। चर्चाएं काफी ज्यादा हैं, दुनिया भर में चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की, और वॉशिंगटन डीसी जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, दुनिया भर के तमाम इंडस्ट्री लीडर्स, बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। भारत से मुकेश अंबानी भी वहां पर पहुंचे हैं अपनी धर्मपत्नी नीता अंबानी के साथ में, और कल डिनर के बाद की डोनाल्ड ट्रंप के साथ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या इंतजाम है, क्या कुछ हो रहा है, किन फैसलों पर नजर होगी, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि ग्लोबल इवेंट्स को बहुत ही करीबी से ट्रैक करती हैं, फॉलो करती हैं। सुमिता, बड़ा इवेंट देखते हैं, टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर आगे क्या कुछ ऐलान होते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गद्दी संभालते ही वो 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करेंगे। आप बताइए कि माहौल इस वक्त किस तरह का है और क्या कुछ होने जा रहा है। जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है आज 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के तौर पे स्वेरिंग इन सेरेमनी में भाग लेंगे। उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी आज होगा। उसके साथ होगा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जेडी वैंस भी, वो भी स्वेरिंग इन अपना करेंगे। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप एक स्पीच देंगे जो डिसाइड करेगा उनकी प्रेसिडेंसी का टोन क्या होगा और क्या क्या वो देखने वाले हैं अपने प्रेसिडेंसी के स्टार्टिंग में, क्या कुछ डिसीजंस वो लेंगे और उनका अमेरिका के लिए एक ब्रॉडर विजन क्या होगा। तो बात कर लेते हैं इस इनॉग्रेशन सेरेमनी की। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो आउटडोर होने वाली थी, बट अब उस सेरेमनी को इंडोर कर दिया गया है। ओवरऑल रिपोर्टेडली 200,000 के अराउंड इनवाइट्स भेजे गए थे, बट क्योंकि वहां पे ठंड का मौसम कुछ ज्यादा ही है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो सेरेमनी को इंडोर्स मूव कर दिया गया है और इतने ज्यादा लोग शायद नहीं अटेंड होंगे। बाकी 20,000 लोग जो हैं वो बाहर से अभी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टेडली ये बोला है कि वो बाद में आके अपने जितने भी लाइव स्ट्रीम करते हुए सपोर्टर्स हैं उनसे बात करेंगे। और साथ ही साथ बाइडेंस का जो है वो आज फेयरवेल सेरेमनी भी होगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बाइडेन के साथ राइड करके जो है कैपिटल में आएंगे और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों को जो है ग्लोबल लीडर्स को इनवाइट्स भेजे गए हैं। कुछ तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स ही हैं, जैसे जो बाइडेन, जैसे बराक ओबामा हो गए, जैसे बिल क्लिंटन हो गए, कमला हैरिस जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी, वो भी आएंगी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो गए, उसके साथ साथ हिलरी क्लिंटन भी इनॉग्रेशन सेरेमनी में आएंगी। अगर ग्लोबल लीडर्स की, बाकी लीडर्स की बात करें तो इन्विटेशंस भेजे गए थे शी जिनपिंग को भी, उनकी तरफ से चाइना के वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, इंडिया की तरफ से इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भाग लेंगे, उसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी भी आ सकती है, नाइजल फराज, हावियर मिलई द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना भी भाग ले सकते हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रेजेंस होगी वो टेक लीडर्स की होगी, ग्लोबल टेक लीडर्स की, जैसे इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग हो गए, आपके ये सैम ऑल्टमैन हो गए ओपन एआई के, जेफ बेजोस हो गए। सो इन सबके साथ ही एक तरीके से ये इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी। पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये देखने वाली है कि ट्रंप क्या कुछ बोलेंगे अपनी स्पीच में, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि ट्रंप ने बोला है कि वो सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पास किए थे जो ज़रूरी नहीं थे उनको वो रिवर्स कर देंगे। वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के ऊपर कुछ ऑर्डर्स पास करेंगे, वो जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी है उसके ऊपर कुछ पास करेंगे। एंड ऑफ कोर्स टिकटॉक का तो हमने देखा ही है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक के बैन को अवर्ट कर दिया है।
बेहद अहम जानकारी आप दे रही हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं ये सारी की सारी। तो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कहाँ कहाँ फोकस रहेगा और किस तरह से तैयारियों का दौर चल रहा है, इस पर तो सुमिता ने सारी की सारी डिटेल्स दी। लेकिन अभिषेक, इसका असर मार्केट पर भी पड़ता हुआ दिखेगा? निश्चित तौर पर मानसी, और बड़ा इवेंट है। नजरें ये भी होंगी कि देखिए, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। ट्रेड वॉर कितना एस्केलेट होगा नहीं होगा, ये उनके सत्ता संभालने के बाद ही क्लियर होगा। डोनाल्ड ट्रंप है, अपने फैसलों के लिए और अपने स्टेटमेंट्स के लिए वो जाने जाते हैं। फर्स्ट टर्म हम देख चुके हैं कि किस तरह से वो लगातार एक्टिव रहते थे, कम से कम सोशल मीडिया के जरिए ही। लेकिन जो भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका फर्स्ट, यूएस फर्स्ट, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चीन पर अगर टैरिफ बढ़ता है तो निश्चित तौर पर आंशिक तौर पर भारत जैसी इकोनॉमीज को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पर भारत लगातार डेवलप कर रहा है और थोड़ी सी उसको और रफ्तार मिल जाएगी। कुछ चीजें मैं बता देता हूं। एक तो यह है कि क्या अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स घटेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स को 21% घटाकर 15% पर करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल लिक्विडिटी के लिहाज से काफी ज्यादा ये फायदे की चीज होगी, और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि भारत जैसी इकोनॉमीज को भी इसका निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि S&P 500 कंपनियों का जो की अर्निंग्स है, यानी कि जो मुनाफा है, उसमें 4% के आसपास की बढ़ोतरी आ सकती है। दूसरी चीज है कि रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज के लिए थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि फोकस रहना चाहिए फॉसिल फ्यूल पर, और उन्हीं नीतियों को बढ़ाने की शायद वो कोशिश करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि कच्चे तेल के भाव में शायद थोड़ी सी स्थिरता है, जो हमने लोअर लेवल से उबाल देखी है, तो स्थिर अगर होता है, चूंकि भारत क्रूड इंपोर्टिंग कंट्रीज है, काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, डॉलर खर्च होता है क्रूड खरीदने पे, तो ये एक निश्चित तौर पर भारत के लिए एक राहत वाली चीज हो सकती है। हालांकि जो सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वाली कंपनीज हैं, उनको लेकर थोड़ा सा हैंगओवर रह सकता है। डिफेंस एक और सेक्टर होगा जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। वैसे बजट सामने खड़ा है, हम डिफेंस में तेजी देख रहे हैं, लेकिन एक एंगल ये भी जोड़ सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस कोलैबोरेशन है, जो रक्षा सहयोग है, वो और बढ़ सकता है। और यहां पर जो डिफेंस से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनियां, उनके लिए बेनिफिट्स हो सकती हैं, खासतौर से सोलर में, खासतौर से ड्रोन में या फिर एरोस्पेस में ये बेनिफिट आ सकता है। एक्सपोर्ट वाली जो कंपनीज हैं, जैसे कि आईटी हो गया, फार्मा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये थोड़े से प्रेशर में रह सकती हैं अगर ट्रेड बैरियर्स अगर लगाए जाते हैं, टैरिफ अगर बढ़ाए जाते हैं। और हमने देखा था कि सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की भी बातचीत चल रही है, H1B वीजा को लेकर भी। तो थोड़े से आईटी कंपनीज के लेकर, फार्मा को लेकर, टेक्सटाइल को लेकर छोटी अवधि में थोड़ी सी डिस्करेजिंग खबर आ सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक और धड़ा जो है, वो कंपनीज जो कि टेलीकॉम में, साइबर सिक्योरिटी में काम करती हैं, और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करती हैं। तो अगर चाइना से थोड़ी सी डीकपलिंग होती है अमेरिका की, तो उसका बेनिफिट भारतीय कंपनीज को मिल सकता है, क्योंकि ये सस्ते आउटसोर्सिंग विकल्प ये कंपनियां मुहैया करवाती हैं। फिनटेक को भी फायदा है। अगर कठिन इमिग्रेशन पॉलिसी अगर लेकर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो यहां पर थोड़े से आईटी प्रोफेशनल कायदे के बन जाएंगे, और हम देखेंगे कि भारत हो गया, सिंगापुर हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, इन देशों में इनोवेशन का हब बन सकता है, और इससे फिनटेक कंपनीज को फायदा हो सकता है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनीज को भी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ता है चाइना पर, अगर बढ़ता है, ये शर्तें लागू हैं, तो इंफ्रा, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स में मौके बढ़ने की उम्मीद है। और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर रफ्तार पकड़ती है, तो इन सेक्टर के लिए आगे और मौके बढ़ेंगे। तो ये कुछ सेक्टर से जो आपको नजर में जरूर रखनी चाहिए। ये कितने प्रभावी होंगे, कितने असर डालेंगे, ये आगे की बात है, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में इन स्पेसिस पर आपको नजर रखने की जरूरत है। अभी जानी अब जुड़ गए हैं किरण, गुड आफ्टरनून। बाजार बस क्लोज ही होने वाला है, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स BTST या STBT ट्रेड्स हमें बताएं। सो BTST कॉल रहेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम मार्केट देख रहे हैं, सुबह से ही एक अच्छे मार्केट ब्रेथ के साथ आज मार्केट ऊपर आया है, तो दो कॉल रहेंगे, दोनों हमारे BTST रहेंगे। पहला जो है वो रेलवे की तरफ से, जिस तरह से बजट की हम आस लगाए बैठे हैं, बजट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं रेलवे स्टॉक्स काफी लास्ट वीक से ही काफी अच्छा कर रहे हैं, तो IRCTC के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि एक अच्छे अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आप अगर लोअर टाइम फ्रेम देखोगे तो वहां पे भी हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है IRCTC। तो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे, 790 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है। 820, 830 तक के टारगेट 1 से 2 दिन में आ सकते हैं, एंड 774 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है IRCTC के अंदर।
दूसरा जो कॉल है वो एफएमसीजी के अंदर से, नो डाउट आज सुबह से ही हमने देखा है कि एफएमसीजी थोड़े दबाव के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन डाबर हमें काफी अच्छा लग रहा है। ये जो गिरावट आई है आज की डाबर के अंदर, वहां पे डेफिनेटली हमें एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन देखनी चाहिए। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो क्लियर कट एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है डाबर। साथ ही साथ 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है डेली चार्ट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है। सो करंट मार्केट प्राइस पे डाबर भी हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 1 से 2 दिन में यहाँ 540 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 510 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। सो डाबर आईआरसीटीसी हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेंगे। कॉल्स डाबर और आईआरसीटीसी जिस पर किरण जी की नजर है। श्रीकांत, आपकी तरफ से कोई ट्रेड्स बीटीएसटी या एसटीबीटी? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे टेक महिंद्रा के स्टॉक को लॉन्ग किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, जो तकरीबन 1675 के करीब ट्रेड कर रहा है, और एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। मल्टीपल बॉटम्स इन्हीं लेवल्स के करीब बने हैं, 1625 के करीब। तो 1625 का स्टॉप लॉस रखें, 1675 में से लॉन्ग करें और खरीदें। और जो टारगेट्स रखने हैं वो हम रखेंगे अराउंड 1730 और 1750 के, 1730 और 1750 के टारगेट्स के लिए टेक महिंद्रा को लॉन्ग करें। ठीक है, टेक महिंद्रा पर लॉन्ग्स की एक राय बीटीएसटी ट्रेड के तौर पर 1674 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स में किरण ऑलमोस्ट 4% के अपमूव दिन के उच्चतम स्तर पर क्लोज होने की तैयारी में। मैक्स हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन पैटर्न थी, वहां से हम देख रहे थे कि 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा था। आज 100 डेज मूविंग एवरेज से काफी एक अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी बनी हुई है। तो जब तक ये काउंटर अब 1050 1040 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर किन के पास ये पोजीशन है या कभी फ्रेश खरीदारी भी की है, तो 1040 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर में कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि हम 1120 1140 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है, 1040 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। 120 तक के लक्ष्य भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ऊपर की तरफ तेजी जो है, तेजी का दौर कायम रह सकता है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी मजबूती का ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहा है, बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। और इस वक्त अगर आप देखें, हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस से मिलती हुई। और पहले 5 कॉन्ट्रीब्यूटर्स सबसे ज्यादा मजबूती जहां पर नजर आ रही है, उसकी लिस्ट अगर देखेंगे तो उसमें बैंक्स एंड आईटी आपको नजर आएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और साथ ही एनटीपीसी, ये सारे के सारे स्टॉक्स। इसके अलावा एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छी खासी मजबूती एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। फ्लिप साइड पर टीसीएस, एमएनएम, एसबीआई लाइफ, इन्फोसिस, एचयूएल जैसे काउंटर्स हैं जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कंजम्पशन थीम आज पीछे है, साथ ही ऑटोमोबाइल प्लेयर्स में भी हम कह सकते हैं बिकवाली का दबाव आज के सत्र में है। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, साथ ही मेटल, एनर्जी, रियल एस्टेट, फार्मा, ये सारे के सारे खेमे में अच्छा खासा एक्शन, और आईटी को भी इसी में साथ में जोड़ लेना चाहिए। इतना ही नहीं, इस वक्त अगर आप देखेंगे डिफेंस क्षेत्र, पीएसयू, सरकारी कंपनियां, इन सभी सेक्टर्स में, रेलवे, इंफ्रा, यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन है। और बस अब नेक्स्ट बिग इवेंट जो है, आज डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के बाद बजट दूसरा इवेंट होने वाला है। उससे ठीक पहले अब ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जो कि लगातार फोकस रेडार पर नजर आ रहे हैं। नतीजों का दौर चल रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। मजबूत नतीजे कोटक महिंद्रा बैंक के आए, उसके बाद हमने देखा कि एक अच्छा खासा एक्शन ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रिपोर्ट यहां पर देखने को मिले। खबरों के दम पर बजाज ट्विंस में हमने एक्शन देखा, नए करार की खबर से बजाज फाइनेंस में मजबूती, विप्रो में भी पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, और उसके बाद ब्रोकरेज अपग्रेड्स के चलते आज पूरे दिन स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार रही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार क्लोज होते होते अगर आप देखेंगे 1700 एडवांसेस के सामने करीब 950 डिक्लाइन, तो एडवांसेस का पलड़ा भारी। 2 हफ्तों की कमजोरी की चाल के बाद इस हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव हुई है। उम्मीद पूरी तरह से करके चलेंगे कि पॉजिटिविटी बरकरार रहे। डिफेंस शेयरों में भारत डायनेमिक्स, बीएल, गार्डन रीच, मसगांव डॉक, एचएल, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये सारे स्टॉक्स में आज मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला और तेजी की चाल ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेडिंग सेशन हमने देखी। इसके अलावा एनर्जी शेयरों में भी मजबूती का ट्रेंड। 5 दिनों में एनटीपीसी के स्टॉक ने अच्छा खासा एक्शन दिखाया। इसी सूची में पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया,
MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे सारे के सारे स्टॉक्स को शामिल कर लेना चाहिए। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर रहनी चाहिए। एडवांस डिक्लाइंस भले ही हम देख रहे हैं एडवांसेस का पलड़ा भारी है, लेकिन फेयर इंडिकेटर जो है कंफर्ट लेवल पर इस वक्त नहीं नजर आ रहा है। 14 और उसके नीचे कंफर्ट लेवल्स है, लेकिन 16 के आसपास। आज पूरे दिन इंडिया विक्स में हमने 4% की तेजी और उससे भी ज्यादा तेजी देखी। बावजूद उसके बाजार की एक तरफा मजबूती की चाल कायम रही है। टुवर्ड्स द क्लोजिंग 23,336 के लेवल्स पर 133 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस जारी, करीब 1000 अंकों की तेजी आज के सत्र में देखने के बाद मजबूती पर ही क्लोज और ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन। किरण जी, श्रीकांत जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपने एनालिसिस और अपने कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं चंद मिनटों।